नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और एक ऐसे मुद्दे पर आज चर्चा की जाएगी जिसके चलते कई अहम जानकारियां यहां पर मिली हुई हैं और इस मुद्दे के टॉपिक को लेकर बाकायदा कई जानकारियां हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि कहीं से अगर आधिकारिक जानकारी बाहर निकलती है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। देश में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, वहीं महामारी में सेंधमारी से भी लोग हलकान हैं। अभी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का डेटा लीक होने का मामला सामने आया। कंपनी के मुताबिक इस घटना ने 45 लाख यात्रियों के डेटा को प्रभावित किया है। उपभोक्ताओं की निजी जानकारियां, चाहे उनका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कॉन्टैक्ट हो, पासपोर्ट की जानकारी हो, टिकट की जानकारी हो, स्टार एलायंस, एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लाइट डेटा या क्रेडिट कार्ड की जानकारी, ये सभी शामिल है। एयर इंडिया के मुताबिक इस घटना के सामने आने के बाद तुरंत उन्होंने इसकी जांच की और प्रभावित सर्वर को सुरक्षित किया गया। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से संपर्क किया गया और उन्हें सूचित किया गया। साथ ही एयर इंडिया एफएपी प्रोग्राम के पासवर्ड को रीसेट किया गया है। डाटा सुरक्षित रहे, उसको लेकर कंपनी ने यात्रियों से कहा है कि वे अपना पासवर्ड बदल लें। भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण, धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय हमलों के चलते कारोबार ही नहीं, ऑनलाइन खरीदारी में जोखिम बढ़ता जा रहा है। एक्सपीरियन की ग्लोबल इनसाइट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कारोबारी धोखाधड़ी 46% तक बढ़ चुकी है। ई कॉमर्स के साथ कारोबारियों के लिए डिजिटल धोखाधड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के बावजूद 40% भारतीय कारोबारियों की तरफ से ये संकेत मिलता है कि वो धोखाधड़ी का पता लगाने की बजाय राजस्व पैदा करने पर अधिक जोर दे रहे हैं। इसका खामियाजा उन्हें घाटे और ग्राहकों का भरोसा खोने के रूप में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कारोबारी संभावित डिजिटल खतरों के विरुद्ध खुद को और अपने ग्राहकों को बचाने के लिए मजबूत कदम उठाए। हालांकि भारत के 90% कारोबारियों का दावा है कि उन्होंने अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ग्राहकों की पहचान करने वाली रणनीतियां लागू कर रखी हैं, लेकिन भारत के सर्वेक्षण में शामिल मात्र 18% संगठन ही आश्वस्त हैं कि वे नए किस्म की धोखाधड़ियों को रोक पाने में सक्षम हैं। एयरटेल के सीईओ गोपाल विठल ने भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑनलाइन लेनदेन में भारी उछाल के बीच में साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी की कोशिश है कि ग्राहक असुरक्षित न हो। एयरटेल ने एक इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर विकसित किया है जिसे लेकर दावा किया गया है कि ये सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन की दिशा में सक्षम है। उन्होंने कहा कि जब संदेह हो तो बस 121 पर कॉल करें। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी केवाईसी के जरिए भी हो सकती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन गैजेट्स कंपनी ने कई प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं और इसी सिलसिले में एक्सपीरियन ने क्रैशकोर का एक विकसित और उन्नत संस्करण भी पेश किया है। ये एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जोखिम आधारित सत्यापन करता है, साथ ही साथ सामने आने वाली कंपनी और ग्राहक दोनों की पहचान प्रमाणित करता है। इतना ही नहीं, किसी भी पक्ष की ओर से हो रही धोखाधड़ी का पता लगाता है। और सवाल यह है कि कोरोना महामारी में ऑनलाइन कितना बड़ा खतरा है, इन खतरों से लोग कैसे बच सकते हैं, क्या मार्केट में मौजूद गैजेट्स इस दिशा में कारगर है। सवाल यह भी है कि धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोग क्या करें, क्या इसे रोकने के लिए कानून प्रभावी है। ऐसे तमाम सवालों की करेंगे पड़ताल हमारे इस खास पेशकश मुद्दा में। तो जिस तरीके से साइबर अटैक हुआ है उसके चलते अब कई सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर जो कंपनीज यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से बाकायदा एक पूरा प्रोसेस फॉलो करती हैं उसमें आखिर ग्राहकों का डेटा किस हद तक सुरक्षित है। और यहाँ पर एयरटेल ने एक इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर विकसित किया गया है जिसे लेकर दावा किया गया है कि ये सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन करने की दिशा में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि जब संदेह हो तो बस 121 पर कॉल करें। उन्होंने चेताया है कि धोखाधड़ी केवाईसी के जरिए भी हो सकती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन गैजेट कंपनी ने कई प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं।
तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ग्राहक है उनका डेटा जिस तरह से बाकायदा लीक हुआ है, जिस तरह से साइबर अटैक हुआ है, उसके चलते सवाल कई उठते हैं कि जो साइबर अटैक हुआ उसके चलते जो डेटा लीक हुआ उससे नुकसान कितना हो सकता है और इस तरीके के डेटा लीक से बचा कैसे जा सकता है, जिन लोगों का डेटा लीक होता है उनको क्या करना चाहिए। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पवन दुग्गल है जो कि साइबर एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा कुणाल गुप्ता है जो कि सीईओ है वैल्यू इनोवेशन लैब्स के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दुग्गल जी, जिस तरह से यहाँ पर ये साइबर अटैक का मसला सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि देखिए जो ग्राहक हैं एयरलाइंस के, बाकायदा उनका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड को लेकर जानकारी है वो लीक हुई है। सबसे पहले ये बताइए कि जो साइबर अटैक के चलते कितने नुकसान की गुंजाइश है, कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, बहुत विशाल खतरा है। उसके एग्जैक्ट अभी अमाउंट क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जो इनिशियल आंकड़े सामने आए हैं वो शो करते हैं कि 45 लाख उपभोक्ता जो एयर इंडिया के यूजर्स हैं का न केवल नॉर्मल नाम, पता, उनका टिकट नंबर, बल्कि साथ ही साथ उनका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और एवं उनके जो पासपोर्ट डिटेल्स हैं वो तमाम सारे उनमें चेंज लग गई। अब उसका दुरुपयोग कहाँ होता है, उन कार्ड से कितना पैसे निकाले जा सकते हैं, उसका भी अनुमान है ही नहीं। अभी चेतावनी कंपनी ने दे दी है अपने यूजर्स को कि कृपया वो अपने पासवर्ड बदल लें, लेकिन संभावित तौर पर बहुत से यूजर्स अभी भी शायद अपने पासवर्ड ना बदल पाए। और जब से हम बात कर रहे हैं तब तक जब तक नुकसान नहीं हो जाता, मैं सोचता हूँ कि कई करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावनाएं रख पाएंगे आने वाले समय में। अभी बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन इसको अगर हम वेकअप कॉल के तौर पर समझें और पूछें अपने आप से कि भारत ने क्या किया है साइबर सुरक्षा को लेकर, संस्थाएं जैसे एयर इंडिया वो क्या कर रही हैं साइबर सुरक्षा को रखने के लिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है को पूछना आज जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पहला अटैक जरूर हुआ है इस बड़े पैमाने पर एयर इंडिया पर आखिरी नहीं होने वाला। और आने वाले समय में इस प्रकार के और बहुत सारे अटैक्स होंगे, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत शातिर हैं। उन्होंने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। उन्हें पता है कि भारत एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जहां पर कानून की सख्त कमी है। भारत के पास ना तो कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ना ही कोई निजता संबंधी कानून है। यहाँ तक कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो भी इस तरह के मामलों में इफेक्टिव रेमेडी प्रदान नहीं करता अफेक्टेड पर्संस को। तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि कानून का भाव है और जो वर्तमान कानून है वो बहुत ज्यादा तारसंगत नहीं है आज की वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज को लेकर, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के अटैक्स हुए हैं। लेकिन अभी फोकस करना पड़ेगा कि हमें तैयारी अब अगले अटैक के लिए क्या करनी है। बिल्कुल। कुणाल गुप्ता जी, जिस तरीके से ये एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का डेटा लीक होने का मसला सामने आया है और जिस तरीके से कहा जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि एयर इंडिया की तरफ से बाकायदा सफाई ये दी गई है कि देखिए जो यहाँ पे ग्राहकों के सीवीवी नंबर है, सीवीसी नंबर है, वो बिल्कुल सेफ है, वो हाईजैक नहीं हुए। दूसरी तरफ वो ग्राहकों को कहते हैं कि देखिए जो पासवर्ड है वो आप अपना बदल लीजिए। ये जो दोनों बयान है, ये जो दोनों एक तरह से प्रोसेस उन्होंने किया है डाटा लीक होने के बाद, क्या ऐसा नहीं लगता कि एयर इंडिया को खुद अभी स्पष्ट नहीं है, खासतौर पर तब जब फरवरी में बाकायदा उनको जानकारी मिल गई थी कि साइबर अटैक हुआ है? प्रियंका, इसमें ना तीन चार चीजें हैं जो देखने वाली हैं। तो ये है कि इंडिया में पहला अटैक नहीं हुआ है। पिछले करीबन 2 साल से लगातार डेटा अटैक्स के बीच में रहा है। अभी आपको याद हो, अगर एफबीआई का भी डेटा लीक हुआ था, आधार कार्ड का भी डेटा लीक हुआ था, बिग बास्केट का भी डेटा लीक हुआ था, पेटीएम का भी बहुत बड़ा मैसिव लेवल पे लोगों का डेटा लीक हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने क्लियर गाइडलाइन दी थी कि इनको सारी की सारी ये जो कंपनीज हैं जो लोगों का क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन रखती है ताकि उनको रिन्यूअल करा जा सके, उनको सब्सक्राइबर बना जा सके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंटली जुरिडिक्शन भी आई थी जिसमें कंपनीज ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं कर सकती हैं और ऑटोमेटिकली पेमेंट डेबिट नहीं कर सकती हैं। ओवर दिस हैज बीन ये ऑन होल्ड डाल दिया गया बिकॉज ऑब्वियसली इससे कंपनीज को लॉस होता है, बड़ा भयंकर लॉस होता है। बिकॉज आप जो सैस बेस्ड मॉडल कहते हैं, इसको सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं, अगर उसमें यूजर अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा तो ये कंपनियां धंधा नहीं चला पाएंगी। तो सबसे पहला तो अपने को ये करना पड़ेगा कि येस देयर इज अ गाइडलाइन बड़ी स्ट्रिक्ट है कि सीवीवी नंबर आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सेव नहीं कर सकते हो। एज अ यूजर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन ना डालें जब भी आप डालें, और कोशिश करें कि जितना हो सके क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालें, बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज
इंश्योर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड को इंश्योर करके रखी है, जितने भी प्लैटिनम लेवल के, गोल्ड लेवल के कार्ड होते हैं, देयर ऑल इंश्योर्ड। और ये जो छोटे वाले कार्ड होते हैं 20-25 हजार तक क्रेडिट लिमिट के, उसमें एक सर्टेन लिमिट है। अब दूसरा हमें ये जानना चाहिए कि अगर ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो ये पैसा निकलता कैसे है आपके अकाउंट में से। तो सबसे पहला बात तो ये जानना जरूरी है कि इंडिया के अंदर हमारे पास डबल फैक्टर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो बिना आप वो 1 टाइम पासवर्ड के या आप अपना पर्सनल पासवर्ड डाले किसी का पैसा नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी की बहुत बड़ी बात इंडिया सर्वर से नहीं है। हाउएवर ये जितने भी जो इंटरनेशनल डेटा सर्वर्स हैं वहां पे आपको सीवीवी नंबर डालना होता है, लेकिन उसके आगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। जैसे जो 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी जो आपके फोन पे आता है, वो फंडा इंटरनेशनल पेमेंट एक्सचेंजेस में नहीं है। तो मान लीजिए आप कभी कोई पेमेंट अमेरिका में करते हैं या यूके में करते हैं, यूरोप में कहीं पे करते हैं, वो लोग आपसे खाली क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, बस इतना ही मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। तो यस, इन सम केसेस आपका कुछ डेटा लीकेज हो सकता है। जहां तक मैं मानता हूँ ये जो एयर इंडिया का जो डेटा लीकेज है, आई थिंक ये डेटा लीकेज पहला नहीं है इंडिया में। पहला तो अव्वल तो ये है, अन अकेडमी का डेटा ब्रीच हो चुका है, लाइक आई सेड बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हो चुका है जो डेली आपके यहाँ ग्रोसरी सबमिट करता है, और बिग बास्केट पेटीएम में तो डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। तीसरी चीज ये जाननी जरूरी है कि जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया का खुद का सर्वर नहीं है। आई थिंक एयर इंडिया सीटा सर्वर यूज करता है, SITA, आई थिंक इट्स अ थर्ड पार्टी सर्वर। तो उसमें डेटा सिक्योरिटी इज स्लाइटली हायर। आई थिंक एयर इंडिया ने एज अ गाइडलाइन, एज अ प्रिकॉशन, मेरे ख्याल से उनके भी ऑफिशियल्स को यहाँ तो पूरा पता नहीं होगा, उन्होंने एज अ सेफ गार्ड आप लोगों को बता दिया, यूजर्स को बता दिया कि आप अपना डेबिट कार्ड पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड पासवर्ड चेंज कर लीजिए। बट अल्टीमेटली अगर वो ये क्लियर कर दें कि उन्होंने सीवीवी नंबर नहीं दिया है या सीवीवी नंबर सेव नहीं था उनके डेटा में, अगर ये क्लियर इंस्ट्रक्शन कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिना सीवीवी नंबर के आपका पैसा डिटेक्ट होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये जो हैकर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, सीवीवी नंबर अब आपका मुश्किल से 3 अक्षरों का है, ठीक है। तो मान लीजिए 342, 232, 847, 545, तो ये 3 अक्षरों का होता है। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, जब इनके पास क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर आ जाता है, बंदे का एक्सपायरी आ जाता है क्रेडिट कार्ड का, तो ये लोग एल्गोरिथम लगा के सीवीवी नंबर जनरेट करते हैं। तो कुछ केसेस में निकल आते हैं, कुछ केसेस में नहीं निकलते हैं। तो ये जितने भी पैसा डिडक्ट होता है ये इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे डिडक्ट होता है, इंडियन एक्सचेंजेस पे डिडक्ट नहीं होता है। तो इवन इफ यू चेंज योर पासवर्ड, तो वो ऐसा नहीं है कि आपका टोटल सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी आपके पैसे की हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लाइक आई सेड सीवीवी नंबर तो एल्गोरिथम से जनरेट करा जा सकता है, ठीक है। कोई हिट एंड ट्रायल करके आपका सीवीवी नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है। पवन जी एक बात बताइए, अभी जैसे कि कुणाल जी ने कहा कि देखिए 100% गारंटी नहीं होती है। एक तरफ तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप डिजिटल बनिए, चाहे पेमेंट हो या फिर किसी भी तरीके की आप खरीदारी करते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी आप एक प्रोसेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उस दौरान कहा जाता है कि आप डिजिटली बाकायदा यूज कीजिए, ऑनलाइन जो पेमेंट होती है, ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। करेंसी को बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन जब सिक्योरिटी ही नहीं होगी, जब इस तरह की लीकेज को लेकर खबरें सामने आएंगी, जब इस तरह से ये खबर सामने आएगी देखिए आपका डेटा लीक हो रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं है, जैसा कि खुद कुणाल जी ने कहा ऐसा कई बार हो चुका है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि लोगों का भरोसा कम होगा, या फिर जो साइबर को लेकर जो इस तरह की जो ऑनलाइन पेमेंट होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून को थोड़ा सा सख्त होने की जरूरत है, ताकि इस तरह की हैकिंग या फिर इस तरह के जो मामले हैं वो कम आए, लोगों का विश्वास बना रहे ऑनलाइन पेमेंट पर या ऑनलाइन यूजर्स पर? मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत। कारण यह है कि जब इस तरह के साइबर आक्रमण होते हैं तो आम उपभोक्ता का जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो हिल जाता है। उसे लगता है कि मैंने तो अपने तमाम सारा डेटा राष्ट्र की, सरकार की, एयरक्राफ्ट कैरियर को दिया था, तो वो तो पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जो फेस वैल्यू पे नजर आता है वो वास्तविक तौर पर शायद सच हो या ना हो, और इसीलिए तभी भी अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैंने हाल ही में किताब लिखी, उसका नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19, जिसमें मैंने कहा है कोविड-19 के दरमियान बहुत जबरदस्त परिवर्तन साइबर स्पेस में हो रहे हैं, और जब हम कोविड-19 के विरुद्ध संपूर्णतः विजयी हो जाएंगे तब हम एक नई साइबर स्पेस में घुसेंगे, जहां पर एक नया साइबर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जहां साइबर सुरक्षा की सेंधें
एक रोजमर्रा न्यू नॉर्मल हो जाएगी या साइबर क्राइम्स हमारी जिंदगी का कांस्टेंट कंपेनियन होगा। तो जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो आवश्यकता है कि लोग अपनी मानसिकता को बदलें, मान के चले कि हमारा जो डेटा है उस पर आक्रमण होगा और हमारी साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जाएगी। इसलिए लोगों को अब केयरफुली अपनी जानकारी देनी चाहिए, केवल उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स को देनी चाहिए जब वो संतुष्ट हो जाएं कि सर्विस प्रोवाइडर्स क्या विशिष्ट कदम उठा रहे हैं आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है कि आप डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को अपने हृदय में करें। हर वो जानकारी है वो तभी जब तक विश्वास ना करें जब तक इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन ना करें। और हाँ, अब वो बहुत समय आ गया है कि भारत बहुत जल्दी अपनी नींद से जगे तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र भारत को पिछड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून बना लिए हैं। उनमें मौजूद है चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इजिप्ट, लेकिन और इवन वियतनाम। पर भारतवर्ष अभी भी कोई डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर नहीं आया। और अनफॉर्चुनेटली जो भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो साइबर सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। तो वो बहुत इफेक्टिव कारगर कदम नहीं लेके आता साइबर सुरक्षा को प्रोटेक्ट करने के लिए। भारत ने 2013 में अपनी एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को बनाया था, लेकिन अच्छी नीति होने के बावजूद भी वो कागजी घोड़ा बनकर रह गई क्योंकि उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी बात हो रही है कि राष्ट्र अब एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी लेकर आने वाला है, लेकिन अब वो स्ट्रैटेजी का दौर चला गया है। जितनी जल्दी आप ठोस कारगर कानूनी प्रावधान लेकर आए डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून के तहत, उतना ही अच्छा होगा और भारतवासियों का डेटा ज्यादा सुरक्षित होगा और उन्हें इफेक्टिव रेमेडीज भी मिल पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी, एक अहम सवाल ये भी उठता है, अब देखिए चाहे आपको मेडिसिन खरीदनी हो, चाहे फिर आपको छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी शॉपिंग करनी हो, या फिर आप किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, वहां पर भी आप बाकायदा कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बाकायदा जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो की जाती है। जो टीनेजर्स हैं वो भी, चाहे आप वीडियो गेम की बात कर लीजिए, वो भी बाकायदा जो गेम खरीदते हैं उसमें भी ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। तो ये बेहद गंभीर मसला है। ऐसे में उनके जहन में सवाल ये उठता है कि आखिर जो हमारा डेटा लीक होता है उसका हैकर्स करते क्या है, उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे अहम सवाल, जैसे कि भी पवन जी कह भी रहे थे, कि कहीं ना कहीं कानून पे बदलाव करने की जरूरत है, कि सिक्योरिटी प्रोसेस की जरूरत है ताकि लोगों का डेटा सुरक्षित रहे। देखा, इसमें 3-4 चीजें हैं। अब अगर आप देख रहे हो पिछले 5 साल में, 6 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए ऑब्वियसली गैप्स तो हमेशा ही रहेंगे, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी स्पेस है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों की हैकिंग हो गई। लाइक आई सेड, जोमेटो जैसी कंपनी की अगर हैकिंग हो सकती है, बिग बास्केट की हैकिंग हो सकती है, इनका तो बिजनेस ही, धंधा ही पूरा का पूरा ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो आप एक बार को फिर भी बोल सकते हैं कि लैक्स है, थोड़ा सा कमी है, दे आर नॉट एज एफिशिएंट। पर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो IIT इंजीनियर्स हायर करती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स हायर करती हैं, अगर इनके यहाँ हैकिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ये जो साइबर क्राइम के बंदे हैं थोड़ा सा तेज हैं, आगे निकले हुए हैं एक रेगुलर डेवलपर के मुकाबले। तो एज ए यूजर आप क्या कर सकते हैं? पहला चीज ये, एज ए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, एज ए यूजर क्या कर सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट, प्रियंका, जैसे अभी आपने देखा हो पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकेली गवर्नमेंट है शायद, और इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड जिसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जबरदस्ती इंप्लीमेंट कराया। बहुत सारे ये जो आपके मास्टर कार्ड, वीजा वाले, इन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत लॉबिंग करी कि इसको डिले करा जाए, इसको कैंसिल करा जाए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, ये कह के कि यूजर को समझ में नहीं आता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे चले। भारतवर्ष में आज की डेट में आपका पढ़ा लिखा आदमी, इनफैक्ट पीपल हु आर एल्डरली ऑफ मे बी माई पेरेंट्स एज और anybody else's parents age also, they are not able to even use debit card and possibly withdraw cash. Cash withdraw करना भी थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहता है ATM से। तो ये तथ्य देते हुए कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिफिकल्ट है, उसके बावजूद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जबरदस्ती 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंडिया में इम्प्लीमेंट करा कि आप ऑनलाइन पेमेंट बिना OTP के नहीं दे पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में, जो कि लाइक आई सेड किसी भी और इंटरनेशनल कंट्री में नहीं है, खाली भारत में ये चलता है इतने इफेक्टिव तरीके से।
दूसरा फैक्टर ये है कि एज ए यूजर में भी आप हर साल अपना क्रेडिट कार्ड चेंज कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तो कई कंपनियों के पास आपने डाल दी, एक बारी आपने पेमेंट कर दी, कोशिश कीजिए कि वहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड, वो उसमें एक ऑप्शन आता है कि सेव योर कार्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट। आप अपना कार्ड यहाँ पे हमारी वेबसाइट में सेव करके रखिए अपनी फ्यूचर पेमेंट को ईज करने के लिए, अपनी फ्यूचर पेमेंट को आसान करने के लिए। कोशिश करके आप एज ए यूजर कोशिश कीजिए कि आप अपना वो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ना डालें। आप मैं तो अपना एज अ यूजर, मतलब मैं तो क्या करता हूँ कि हमारे कॉर्पोरेट कार्ड भी होते हैं, पर्सनल कार्ड भी होते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर साल अपना कार्ड चेंज करा जाए। सबसे पहला तो ये। दूसरा, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना सेव ना करें, कार्ड सेव ना करें किसी वेबसाइट पे। अगर आप एक स्मार्ट यूजर हो, आप एक पढ़े लिखे यूजर हो, आप अपना कार्ड चेंज कर सकते हो हर बारी। एंड आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए, अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करना चाहिए कि आप अपना कार्ड कहीं पे सेव ना करें। और वो कार्ड हर बारी पेमेंट डालते वक्त थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन कम से कम सुरक्षा आपकी बढ़ेगी। आप देखिए, जो एक स्मार्ट यूजर है, जैसा कि अभी कुणाल जी कह रहे थे, तो बाकायदा उसके पास पता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो ऑनलाइन जो पेमेंट होती है या जो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है या किसी भी तरीके का जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन, वो हर कोई करता है। गांव देहात में भी ये बाकायदा देखने को मिल रहा है। क्या ये जरूरी नहीं है कि एक सुरक्षा प्रोसेस होना चाहिए, बाकायदा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि देखिए, अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो तो ये कदम है जो आप उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि आवश्यकता है कैपेसिटी बिल्डिंग करने की। वो क्या रहा है कि जब से कोविड-19 आया है, हम लोगों ने डिजिटाइजेशन में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट करी है जो नॉर्मली हमें 10 साल लग जाते हैं के नाते। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग अब इंटरनेट बैंडवैगन पर आ गए हैं, प्रॉब्लम यह है कि उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया है, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि उन्हें क्या आचरण को अपनाना, क्या कंडक्ट को फॉलो करना है जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसी कारणवश हम पाते हैं कि लोग अक्सर साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। इनोसेंटली या तो कोई लिंक को क्लिक कर देंगे या अटैचमेंट खोल लेंगे या अपनी जानकारी किसी ऐसी वेबसाइट पर डाल देंगे जो असुरक्षित हो और तुरंत फिर साइबर क्राइम के शिकार बन जाएंगे। तो अब आवश्यकता भी आ गई है कि न केवल दायित्व ये सरकार का रहेगा, बल्कि साथ ही साथ विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स और इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स का भी रहेगा कि वो उपभोक्ताओं को ज्यादा जागरूक बनाए साइबर सुरक्षा के संदर्भ में। क्योंकि आज आप साइबर सुरक्षित नहीं है तो आपका डिजिटल वजूद खतरे में है। क्योंकि जो आप डेटा आज नहीं भी दे रहे हैं, अगर उसका दुरुपयोग होगा, न केवल आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचेगा, हो सकता है आने वाले समय में आपकी रेपुटेशन लॉस भी आए। दूसरी बात, लोग भी आपको एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू करें कि साहब आप बहुत ज्यादा केयरलेस हैं, आप रिलायबल नहीं है, तो लिहाजा आपको रिलायबल ना तो जिम्मेवारियां दिया जानी चाहिए या नौकरियां दिया जानी चाहिए। तो अगर हम केयरफुल नहीं होंगे साइबर सुरक्षा को अपनाने के लिए, तो आने वाले समय में नुकसान ही नुकसान हमारा इंतजार करेगा। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए अच्छा है, और प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है साइबर लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका मैं चांसलर हूँ ऑनरी, और हम लोग करीबन 44 ऑड कोर्सेज जो हैं विभिन्न प्रकार के इश्यूज, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ पर हम लोग देते आए हैं। और पिछले 3 सालों में करीबन 25,800 स्टूडेंट्स जो 172 कंट्रीज से हैं, उन्होंने इस तरह के कोर्सेज कर रखे हैं। ये मॉडल साबित कर दिखाता है कि जितनी ज्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना अच्छा होगा, उतने ही हम अपने उपभोक्ताओं को ज्यादा सशक्त बना पाएंगे इस तरह की चुनौतियों से डील करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी, जिस तरह से जो कंपनी की तरफ से, मान लीजिए किसी कंपनी की तरफ से डेटा लीक होता है और नुकसान यहाँ पर उपभोक्ता का होता है, तो ऐसे में कंपनी किस तरीके से भरपाई करे और अपना नुकसान होने पर जो यूजर है वो क्या करे? कोई कानूनी दावपेच है क्या? कानूनी दावपेच तो प्रियंका काफी सारे हैं। अल्टीमेटली आपका लॉ इज वेरी डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव, बहुत एग्जॉस्टिव लॉ है अपना। भारत का जो आईटी एक्ट है उसके अंदर अभी भी काफी संशोधन हुए हैं, पिछले साल भी काफी संशोधन हुए थे, स्पेसिफिकली आफ्टर द आधार कार्ड लीकेज जो हुआ था, जिसमें मैसिव लीकेज हुआ था करीबन 20 से 24 करोड़ लोगों का। और आज की डेट में अगर आप देखें तो आधार कार्ड का
आपके डेटा के साथ आपका काफी सारा डेटा जा रहा है। और अगर आप यूपीआई पेमेंट की बात करें तो बहुत सारा हर तरीके का फ्रॉड है इस टाइम पे, जो बैंकिंग सिस्टम आपके काफी सारे और प्राइवेट डेटा के अंदर भी जा सकता है। एज अ कंपनी अगर आपके पास सेफगार्ड्स हैं तो आप ऑब्वियसली लीगल रिकोर्सेज ले सकते हैं। एज अ यूजर आई थिंक आपको ज्यादा दिक्कत है, एज अ कंपनी तो आप ले लेंगे, एज अ कंपनी ज्यादा से ज्यादा आपकी हैकिंग होगी। तो जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज भी और बड़ी कंपनीज भी, सर्वर्स उनके एक ना एक बैकअप चल रहा होता है। एक अच्छी मैच्योर कंपनी, एक प्रोफेशनल कंपनी का 1 या 2 बैकअप चल रहे होते हैं। तो अगर आपका पूरा डेटा हैक भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी बंद हो जाती है। इवन इफ यू आर एन आईटी कंपनी, या अगर आपका जैसे कोई रिटेल चैनल है, कोई ई कॉमर्स पोर्टल है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाती है रातों रात। कंपनी के पास बैकअप्स रहते हैं, एक लेवल का बैकअप रहता है। मे भी पूरा करंट नहीं होगा, 1 महीना पुराना होगा, 15 दिन पुराना होगा। तो हम लोग नेटवर्क सर्वर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं कंपनीज के लगातार। हम लोग जैसे सर्वर ऑडिट करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं। सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं काफी सारी कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं है आप कहीं पे भी ब्रीच कर सकते हैं। अगर आपने कभी लाइक आई सेड पिछले 10 साल में काफी एवोल्यूशन हुआ है। पहले लोग कहते थे कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू वायरस आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के थ्रू वायरस आता है, हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। पहले आपने सुना होगा ट्रोजन का बड़ा अटैक रहता था इंडियन सर्वर्स के ऊपर। आज की डेट में आपने नहीं सुना होगा पिछले 3, 4, 5 साल में इस तरीके का अटैक। कहीं ना कहीं ये जो अपने ब्राउजर्स हैं, जैसे आजकल पूरा का पूरा जो वर्ग है वो मोबाइल एंड्रॉइड के थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू वेबसाइट एक्सेस करता है, डेटा एक्सेस करता है। उसमें हैवी सिक्योरिटी आज की मजाक नहीं है। जो भी एंड्रॉइड में भी जो कमियां थी, जितनी भी कमियां थी, यूजर डेटा लीकेज की, वो भी काफी हद तक गूगल ने सॉर्ट आउट कर दी है। एप्पल इज एनी हाउ वेरी सिक्योर। तो अल्टीमेटली यूजर एक्सेस कैसे करता है डेटा, हाउ इज द यूजर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, कंपनी ये जो ऑनलाइन कंपनीज है इन तक पहुंचता कैसे है? वो पहुंचता है ये ब्राउजिंग मीडियम्स के थ्रू। तो ये सारे ब्राउजिंग मीडियम काफी हद तक बहुत सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि गूगल एक दिन में खड़ी हो गई, एप्पल एक दिन में खड़ी हो गई है। अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड सर्विसेज, जो बाकी क्लाउड कंपनी, कंप्यूटिंग कंपनीज हैं, वो सिक्योरिटी नहीं देती। बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी, फायरवॉल ब्रीचेस हैं। ये कोई आम हैकर आज की डेट में हैकिंग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे इंटरनेशनल हैकर्स हैं, कुछ रशियन चैनल्स हैं, कुछ चाइनीज हैकर्स हैं, कुछ ऑब्वियसली इंडियन हैकर्स भी हैं। दीज आर वेरी फ्यू सिलेक्ट सेट ऑफ वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी हाई एंड हैकर्स हु आर एबल टू ब्रीच इनटू योर फायरवॉल। बिल्कुल। और वहां से नेटवर्क लेयर्स को एक्सपोज करके जो आपके पोर्ट्स ओपन होते हैं उसके थ्रू डेटा हैकिंग करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे बाबत अगर देखा जाए तो जो यूजर्स हैं उनको खासतौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है कि किस तरीके से वो ऑनलाइन साइट पर बरतने की जरूरत है। और उनका हर कुछ वनरेबल है। तो आपका डेटा बहुत वनरेबल है। अभी जैसे फेसबुक के साथ पिछले 3-4 साल लगातार यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बरताई है, यूरोपियन नेशन ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बरताई है कि आप डेटा नहीं दे सकते। बहुत एपीआई के थ्रू भी आप डेटा नहीं दे सकते, बिकॉज यूजर इतना एफिशिएंट नहीं है कि उसको ये पता चले कि जब आप परमिशन देते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप को तो आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और प्लस ऑल्सो अगर आप कंपनी है जो यूजर डेटा भी लेते हैं तो भी आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो लीगल लॉ कहाँ तक चला गया? अभी जैसे आपने कल की न्यूज होगी, ये व्हाट्सएप को इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट हैज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड व्हाट्सएप टू अमेंड, जो उनका नया प्राइवेसी लॉ आया है उसको दोबारा अमेंड करे कि भाई इंडिया में नहीं चलेगा आपके प्राइवेसी लॉ जिसमें आप यूजर डेटा को यूज करके मार्केटिंग करेंगे और यूजर डेटा को यूज करके बिहेवियर मैपिंग के हिसाब से प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन करेंगे। ये इंडिया में नहीं चलेगा। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल अगर देखा जाए कुणाल जी तो सिंपल सी है कि आपके पास सिक्योरिटी पूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप बाकायदा उसको यूज करते वक्त पूरी एहतियात भी बरतें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी, कुणाल जी दोनों का इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी प्रोसेस में जाएं, ऑनलाइन प्रोसेस में जाए, तो उसके नियम कायदे को अच्छे से पढ़ें और उसके साथ साथ जैसे कि कुणाल जी ने बताया कि कोशिश कीजिए कि जो क्रेडिट कार्ड है वो 1 साल में बदलता रहे, पासवर्ड में चेंजेस होते रहने चाहिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ।